Hello friends, I hope you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from शादी समृद्धि गाइडेंस SSG। इस सीरीज़ में हम SFM की थियरी पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन के साथ। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन टुडेज सिनेरियो, यानी कि हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या महत्व है आजकल के ज़माने में वो बताना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप स्टार्टिंग के पॉइंट याद कर सकें एज इट इज़ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिस्टमेटिक फैशन बाय, ये पहला पॉइंट आ रहा है अपना, डेवलपिंग अ सीरीज ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या आता है कि आपको एक सीरीज बनानी होती है, डेवलप करनी होती है प्लान्स और पॉलिसीज की। उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लान भी कहते हैं, फंक्शनल पॉलिसीज कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्लान या फिर ऑपरेशनल प्लान्स भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि हमें बताना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीच एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल रीच टू दैट पोजीशन। तीसरा पॉइंट आता है इसमें फ्यूचरिटी ऑफ द करंट डिसीजंस, यानी कि अभी जो हम करंट डिसीजन ले रहे हैं उसका फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है। उसके ऊपर हमें सोचना होता है कि आजकल के लिए गए डिसीजन फ्यूचर पे क्या कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करेंगे। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड हैं कि वो लॉन्ग रन सर्वाइवल अचीव कर सकें, तो उन्हें प्लानिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, उनकी प्लानिंग प्रोसेस होलिस्टिक, पीरियोडिक, फ्यूचरिस्टिक, इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव विथ एन एम्फोसिस गिवन ऑन द क्रिटिकल रिसोर्सेज, यानी को उनको अपने रिसोर्सेज जो कि क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल यानी कि जिनकी स्कैरसिटी है या जो कॉस्टली रिसोर्सेज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको एक अपना प्लानिंग प्रोसेस क्रिएट करनी चाहिए जो कि होलिस्टिक, होलिस्टिक यानी कि एज अ होल 100% सारी कवरेज करता हुआ होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज। तो कितनी तरह की स्ट्रेटेजीज होती है वो हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पे मेनली 3 तरह की स्ट्रेटेजी के लेवल होते हैं। पहला है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, दूसरा है बिजनेस स्ट्रेटेजी और तीसरा होता है फंक्शनल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, इसके अंदर आपको 2-3 पॉइंट जो याद रखने हैं वो ये है। सबसे पहला कि ये डेवलप कौन करता है, तो ये कॉर्पोरेट लेवल प्लानर्स डिसाइड करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होगी। फिर वो क्या डिसाइड करते हैं, इसमें एक फ्रेमवर्क बताते हैं फॉर अटेनिंग द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स अंडर वैल्यूज एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रियलिटीज़, यानी कि वो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव देखते हैं ओवरऑल। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि ये जो 3 सर्कल हम बना सकते हैं। सबसे पहला जो सर्कल है, या मैथ्स में जैसे हम पढ़ते थे, ये जो है ये सबसेट हुआ और ये किसका सबसेट है, मिडल वाले सर्कल का। और ये दोनों मिला के जो सबसेट हैं वो आउटर बिगर वाले सर्कल के हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो डॉट है, सर्कल है, वो है फंक्शनल स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर आता है बिजनेस स्ट्रेटेजी और ओवरऑल जो लार्जर सर्कल है वो बताता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी यानी कि एक फर्म हो सकती है, जैसे रिलायंस कंपनी है, उसके कई सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के काफ़ी सारे बिजनेस है इसमें फैला हुआ है। तो वो जो मेन रिलायंस जो डिसाइड करता है वो होती है हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो यही लिखा है इसमें कि आपको वैल्यूज़ और रिसोर्स कंस्ट्रेंट को देखना होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल रियलिटीज़ क्या है उनको ध्यान में रख के हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और लास्टली ये डिफरेंट बिजनेसेस ऑफ द फर्म को डिस्क्राइब करके और उसके हिसाब से कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब जो बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है वो होती है एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस के लिए, और ये बनाता कौन है, मैनेजरियल प्लान। तो जो मैनेजर लेवल के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो ये वाली बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द बिजनेस यूनिट। एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, एक इंडस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्री, वो आजियो भी है, वो क्लोथ्स के अंदर भी है, टेक्सटाइल में भी है, और उसके और भी तरह तरह के बिजनेसेस हैं, ब्रोकिंग वगैरह में है, इंश्योरेंस में है। तो एक पर्टिकुलर अगर हम उसका यूनिट बोल दें, उसका एक सेक्टर बोल लें, जब हम उस लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम उसे बिजनेस स्ट्रेटेजी कहते हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी होगी, बिजनेस स्ट्रेटेजी होगी, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, और वो उसी फ्रेमवर्क के अंदर बनाई जाती है जो कि कॉर्पोरेट प्लानर्स ने उनको एक गाइडलाइन जो प्रोवाइड की हो, एक फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड किया हो। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर कि हमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट
एस्पेक्ट देखने होते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि हमारे क्रिटिकल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। क्रिटिकल यानी कि वही जो हमने पिछले आंसर में भी देखा था कि जो हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी स्कैरसिटी है या उनकी प्राइस ज़्यादा है, वैसे वाले रिसोर्सेज जो कि क्रिटिकल है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है कि हमारा डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस कौन सा है, यानी कि हमारी यूएसपी क्या होगी कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस की। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस स्ट्रेटेजी में आती है। और लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी होता है फंक्शनल स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है, एक लो लेवल प्लान होता है टू कैरी आउट द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। तो कॉर्पोरेट तो क्या था, पूरी इंडस्ट्री के लिए था, फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी एक पर्टिकुलर बिजनेस की थी, और फंक्शनल स्ट्रेटेजी जो होती है वो उस एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के प्रिंसिपल एक्टिविटीज को गवर्न करने वाली चीज़ होती है। और ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए विथ बिजनेस स्ट्रेटेजी विच इन टर्न मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन इन ब्रीफ। तो इस क्वेश्चन में हमें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन बताने हैं। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूएशन के मेथड बताए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। उसके पहले हमें ये इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी होगी। द इवैल्यूएशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी कॉल्स फॉर इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच विथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच। ये लाइन अगर आप एज इट इज़ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास भी ये मॉड्यूल आंसर मिलते हैं, मॉडल आंसर। तो अगर आपकी एग्जैक्ट लाइन मैच हो जाएगी तो आपको वहीं के वहीं मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि जब भी हम सस्टेनेबल ग्रोथ की स्ट्रैटेजी के लिए इवैल्यूएशन करते हैं, कि हाँ सस्टेनेबल ग्रोथ की स्ट्रैटेजी के लिए इवैल्यूएशन करते हैं, तब हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच कैसी है, और दूसरी होती है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमारी कैसी अप्रोच रहनी चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 तरह के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो वो 2 मेथड हैं, पहला है वैल्यूएशन मेथड और दूसरा है प्राइसिंग मेथड। तो वैल्यूएशन मेथड में क्या आता है, इसमें हम ये जो मेथड है वो डिपेंड करता है ऑन द डिमांड कर्व अप्रोच इसमें, ठीक है। एक ये डिमांड कर्व अप्रोच होगा, और साथ ही साथ अगर हम प्राइसिंग मेथड की बात करें तो ये एक नॉन डिमांड कर्व अप्रोच होता है। तो ये इनका एक मेजर डिफरेंस है। और जब हम वैल्यूएशन मेथड करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, या तो हम एक्सप्रेस्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं जो एक्सप्रेस हो चुकी हैं, या फिर जो रिवील्ड प्रेफरेंसेस होती है सामने वाले की, उस हिसाब से उन दोनों का यूज़ करके हम वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से वैल्यू करते हैं। दूसरा जो प्राइसिंग मेथड है वो, जैसा मैंने पहले कहा, नॉन डिमांड कर्व अप्रोच में होता है, और इसमें हम कंसिडर करते हैं या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अल्टरनेटिव कॉस्ट हम उसे कह सकते हैं। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ने पेमेंट अलॉट किए हैं वो, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या चीज़ पर डिपेंड करता है ये काम, प्राइसिंग मेथड, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम एंड एनवायरनमेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो जो वैल्यूएशन मेथड था वो तो प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता था, और इसके अंदर क्या है, प्राइसिंग मेथड में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट को मद्देनज़र रख के करते हैं, और प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल सॉल्यूशन को देख के हम प्राइसिंग मेथड फॉलो करते हैं। जो वैल्यूएशन मेथड है उसके अंदर वो जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वैल्यूएशन मेथड मुश्किल पड़ेगा, प्राइसिंग मेथड ईजी पड़ेगा। लेकिन जो कि डिमांड कर्व मेथड है, यानी कि हमारा जो वैल्यूएशन मेथड है वो ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डिस्पैरिटी हमें पता चल जाती है बिटवीन द प्राइस एंड द वैल्यू। अब मूव ऑन करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है हाउ फाइनेंशियल पॉलिसी इज लिंक्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी जब हम बनाते हैं तब हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को क्यों ध्यान में रखना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें लिखा है कि द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इज मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। कभी भी हम किसी भी बिजनेस को बताते हैं कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या ये अच्छा सक्सेसफुल है, तो वो हम उसके फाइनेंशियल टर्म्स में ही देखते हैं कि उस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, कितने सेल्स हो रहे हैं, कितना टर्न हो रहा है, इस हिसाब से। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। और ये तो हमें पता ही है कि शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू मिले, यही वो चाहता है। और ऐसा होने के लिए फर्म शुड टेक स्ट्रेटेजिक स्टेप्स विथ वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो आप इस हिसाब से ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला कि सक्सेस जो है वो फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर होती है, दूसरा शेयर होल्डर को मैक्सिमाइज करनी रहती है वैल्यू। इसीलिए हम स्ट्रेटेजिक स्टेप लेते हैं कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो सके। और दिस इज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी बीइंग लिंक्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इसीलिए यही हमारा बेस है कि इस वजह से हमें फाइनेंशियल पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ लिंक करना पड़ता है। और अब हम बता रहे हैं कि लिंकेज जो है वो कई एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं। तो वो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं।
इसमें एकदम शॉर्ट में इन्होंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको इलेबोरेट भी कर सकते हैं या आप एज इट इज भी लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है रेजिंग कैपिटल। जब हम कैपिटल रेज कर रहे हैं तब हमें लिंक करना होता है फाइनेंशियल पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ, कि हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, डेट होगा, इक्विटी होगा, और ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। वही है कि आपका कैपिटल और डेट इक्विटी रेशियो कितना मेंटेन करना है, वो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ता है, वो रेजिंग कैपिटल में आ जाता है। दूसरा पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि हम जो कहते हैं हमारी भाषा में केई मतलब जो शेयर होल्डर है वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि कितना उससे रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो केई हमें फाइंड आउट करना होता है। और फिर आता है इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन, जो भी हम इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं हम उसे कैसा एलोकेट करने वाले हैं, हम किस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो हमें एक मेजर इंपॉर्टेंट डायमेंशन रहता है फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर और रिस्क मैनेजमेंट हमारा कैसा है। हमारे अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं या हमारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं तो हमें फॉरेन एक्सपोजर ज़्यादा होगा, वो भी हमें इसमें ध्यान में रखना होता है। फिर आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट जो है वो कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट अपने एसेट्स और वगैरह मेंटेन करना चाहती है, तो उसकी लिक्विडिटी वो कितनी चाहिए ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म और एक्सपेंसेस वगैरह मीट कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, तो हमें जब भी डिविडेंड है तो हम देखना चाहिए कि हमें रिटेन्ड अर्निंग में से हम डिविडेंड देते हैं तो उसमें से होना चाहिए कि कितना रिटेन करना है, कितना हम डिविडेंड दे सकते हैं। जैसे कि हमने वॉल्टर मेथड और वगैरह डिविडेंड वाले चैप्टर में हमने देखा है कि डिविडेंड ज़्यादा देने से प्राइस कम हो रही है या किस हिसाब से मैक्सिमाइज हो रही है, हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या है वो हमें सोचना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो बोनस शेयर्स होते हैं वो और कुछ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स और सरप्लस का हम कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। तो जो अमाउंट पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस में होती है वो हमारी कैपिटल में बढ़ जाती है, तो इस हिसाब से ओवरऑल बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, सिर्फ अमाउंट इधर की उधर होती है और शेयर होल्डर के ऊपर इनका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उनको फ्री में जो है शेयर्स अलॉट होते हैं, इसीलिए हमें इन दोनों को देखना चाहिए। और लास्टली ये एक क्लोजिंग सेंटेंस है, ये आपको जरूर लिखना ही है। वो क्या है कि फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी वर्कड आउट इन आइसोलेशन ऑफ अदर फंक्शनल पॉलिसीज, यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी को आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट बोल के नहीं देख सकते, आपको सारे अदर फंक्शन पॉलिसी जो होते हैं जैसे कि सेल्स हो गया और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और सारी पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखना चाहिए, ना कि आइसोलेशन में। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 ही है, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो पिछला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि लिंकेज बताइए फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ये देखिए हाउ फाइनेंशियल पॉलिसी इज लिंक टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और अगला है कि इंटरफेस क्या है। तो इसमें मोर और लेस आप देखेंगे ना तो सम उसके सेंटेंसेस जो है वो सेम ही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इनका आप एक कंबाइंड आंसर बना लीजिए और दोनों मिक्स एंड मैच करके आप आंसर लिख दीजिए, तो आपको फुल 4 मार्क्स या जितने भी मार्क्स का आएगा, मोस्टली 4 मार्क्स का होता है, उतने मिल जाएंगे। तो इसमें पहली पॉइंट क्या आता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मनी एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो मनी, यानी कि बिजनेस के अंदर पैसे पे ही बात शुरू होती है और पैसे पे ही बात खत्म होती है। ये एक अच्छी लाइन है, आपको लिखनी चाहिए जब भी फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात आती है। दूसरा देखिए, आप वही सब बातें हैं जो पिछले आंसर में थी, जैसे कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, और इस हिसाब से ही आपका ओनरशिप यानी कि खुद का कैपिटल कितना है और बोरोड कैपिटल यानी कि डेट कितना है वो आप देखना चाहिए। इसी हिसाब से आप एक डिजायर्ड मिक्स ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल डिसाइड करेंगे। थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, सेम लाइन ही रिपीटेशन हो रहा है, आप देख लीजिए आपको जो लाइनें याद रहती है, क्योंकि हम 80% याद रखेंगे तभी जाके हम 60% वहां लिख पाएंगे, इसीलिए मैं थोड़े ज्यादा सेंटेंसेस आपको मार्क करवा रही हूँ। सम नॉर्म्स ऑफ डेट इक्विटी रेशो, कभी कभी कोई इंडस्ट्री में रेशो मेंटेन करना रहता है 1:2, 2:1, जो भी आपका रेशो है वो आप इस हिसाब से आपको मेंटेन करके चलना चाहिए डेट और इक्विटी का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरफेस इज वही इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन, जो हमने लास्ट प्रीवियस आंसर में भी पढ़ा है। इसमें आप एडिशनल पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि नया प्रोडक्ट लाना है क्या, जो हमारा करंट लेवल ऑफ ऑपरेशन है उसे इंक्रीज करना है क्या, या कॉस्ट रिडक्शन हमें कैसे लेके आनी है, और या फिर ये तो हमेशा हम हमारे 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको हमेशा अपने आंसर में इंकॉर्पोरेट करने चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, तो वही इसमें जो जो पॉइंट्स थे वही सब इसमें रिपीट हो रहे हैं। डिविडेंड पॉलिसी हमें बतानी चाहिए, और फिर ये जो सेंटेंस मैंने पहले बताया था कि फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी वर्कड आउट इन आइसोलेशन ऑफ अदर फंक्शनैलिटीज। ये सारे पॉइंट आपको एकदम कीवर्ड्स हैं, ये आपको लिखने ही चाहिए। और लास्टली आप लिख सकते हैं इसमें कि देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन एक्टिव इन द माइंड्स ऑफ द करंट एंड द फ्यूचर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे हमें हमेशा इवेल्युएट करते रहना चाहिए कि भाई करंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या डिमांड है और उनको हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, और उसी के साथ हमें फ्यूचर स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी क्या नीड्स और रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें कि लिखा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विज सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी कि आपको हमारे जैसे कि कंपनी है, कंपनी का मोटिव सबसे पहला क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका टर्नओवर हो, और वहीं सस्टेनेबल ग्रोथ का होता है कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये CSR वाली एक्टिविटी के हिसाब से हो गया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद का फायदा नहीं देखना, लेकिन इन पब्लिक इन जनरल, सोसाइटी इन जनरल का भी आपको हित या फिर उनका भी पॉजिटिव देखना है। तो इसके हिसाब से हम आंसर देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ। तो अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ भी हेल्दी हो जाएगी। टू कंसिडर द financial consequences of sales increase and to set sales growth goals that are consistent with the operating and financial policies of the firm। तो हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है कि वो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस देखेगा कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्स बढ़ा दूं, एकदम से ज़्यादा सेल्स करने लग जाऊं, सेल्स कैसे बढ़ेगी? या तो आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या तो आप उसकी प्राइस बढ़ाएंगे। तो अगर आप वो सब करते हैं तो उसमें आपको ये सब करते हो तो आपको ये याद रखना है कि आपके फाइनेंशियल पॉलिसी और ऑपरेटिंग पॉलिसीज के साथ वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो भी आपकी सेल्स ग्रोथ गोल्स है। एक एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं कि जैसे कि कोई फ्यूल इंडस्ट्री है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह है। अब हमें पता है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा ऐसी सोर्सेज है, रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड इन क्वांटिटी है, यानी कि वो खत्म हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें इनका जुडिशियस यूज करना चाहिए ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम अभी तो जो है वो जनरेशन को तो हम उनकी नीड्स को तो केटर कर ही पाए, लेकिन हमें फ्यूचर कस्टमर्स और फ्यूचर जनरेशन के भी नीड्स को केटर करना है। ऐसा नहीं हो कि हम सारा इतना पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब इतना यूज कर लें कि ये बाद में ही एक्सटेंट हो जाए और आगे के लिए कुछ बचे नहीं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, सेव फ्यूल कैंपेन चलाती रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये देखते रहते हैं कि हाँ चलो, अभी वही बात है इसमें कि नीड cater the need of the future customer along with the need of the present customer। तो this is an example of stable growth strategy। एक हमने स्टेबल ग्रोथ की है, हम हमारा नुकसान नहीं कर रहे, हम भी ग्रो कर रहे हैं अगर ऑयल इंडस्ट्री फ्यूल इंडस्ट्री में है तो, लेकिन आगे का भी ध्यान रखना है। तो अ होल अंडर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि रिसोर्स कंस्ट्रेंट है ना यहाँ पे कि ये ज्यादा मिलेगा नहीं, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो हमारा जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें कि सर्वाइवल ओवर द ईयर्स। ऐसा नहीं कि अभी 10 साल में करके खत्म कर दिया, अरे आगे के 50, आगे के 100, आगे के 1000 सालों में क्या होने वाला है, उनके लिए भी हमें सोच के चलना चाहिए। तो इसीलिए इंक्रीमेंटल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी और पॉज स्ट्रेटेजी आर अदर वेरियस वेरिएंट्स ऑफ स्टेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो एक तो होता है इंक्रीमेंटल ग्रोथ, और एक होता है कि हाँ हम प्रॉफिट कमाना है वो, और एक पॉज स्ट्रेटेजी भी कि हाँ भाई कहाँ रुकना है, हमें हमारी सीमाएं भी पता होनी चाहिए कि बस इतना ही यूज करना है, और इस हिसाब से ही हम हमारी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको हम अचीव कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बहुत ही जल्दी मिलने वाली चीज और बहुत ही जल्दी जाने वाली चीज, यानी कि टू फास्ट और टू स्लो ग्रोथ विल गो अगेंस्ट द एंटरप्राइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमें ये देखना चाहिए कि रातों रात एक दिन में बड़े बन गए या एक दिन में, तो उतनी जल्दी वो नुकसान में भी जा सकते हैं। इसीलिए उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि टू फास्ट या टू स्लो ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, वो एंटरप्राइज के हित में नहीं होगी, वो उसके अगेंस्ट में ही काम करेगी। इस हिसाब से इसके ये पॉइंट आते हैं। फिर लास्ट में आपको ये एक जो फॉर्मूला है वो मेंशन कर देना है कि ये क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। उसका फॉर्मूला क्या है, रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROE आपका इनटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। तो यही आपका ग्रोथ का फॉर्मूला है। अगर आपने डिविडेंड पॉलिसी वाला
चैप्टर कर रखा है तो उसमें आपने फॉर्मूला देखा होगा G इज इक्वल टू बी इंटू आर, जहाँ पे B का मतलब होता है रिटेंशन रेशो और R का मतलब होता है ROE। तो उस हिसाब से वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, वो भी आप लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू बी इंटू आर। सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल एज्यूम, अब ये एक और पॉइंट इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ मॉड्यूल में मॉडल्स में 3 चीजें हम एज्यूम करके चलते हैं। सबसे पहला तो क्या कि हम मेंटेन करेंगे टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, हम एक टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे बिना नया इक्विटी इशू किए। दूसरी बात आती है कि हम एक टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशो मेंटेन करेंगे, और तीसरी बात आती है कि हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे रैपिडली। तो 3 पॉइंट आ गए। सस्टेनेबल ग्रोथ मॉड्यूल एज्यूम करता है 3 चीजें, सबसे पहला टारगेट कैपिटल, फिर टारगेट डिविडेंड पेमेंट रेशो, और फिर इंक्रीज इन सेल्स। इस हिसाब से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ये बाकी सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 4 मार्क्स के लिए इतना सब जो मैं बता रही हूँ वो सफिशियंट होगा। अब इसी लाइंस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी है, इसमें भी सिमिलर पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। तो इसके अगला एक क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा डिफरेंट है, उसकी वर्डिंग आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल कैसे बनेगी और उसके स्पेसिफिक स्टेप्स बताने। तो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको सेम जो मैंने अभी आंसर में पढ़ा है ये सारे पॉइंट आपको सस्टेनेबल ग्रोथ के मॉड्यूल बता देने हैं, और उसके पहले ये सारा इलस्ट्रेशन वगैरह देके ये पूरा आपको एज इट इज उसमें लिखना है। देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन में क्या वर्डिंग थी, इस क्वेश्चन की वर्डिंग थी बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल विज़ सस्टेनेबल ग्रोथ, और वही हमारे अगले क्वेश्चन का भी आंसर है, इसीलिए मैंने इसमें मार्किंग नहीं कर रखी है, सेम वही आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे मॉड्यूल्स लिख दिए, मॉड्यूल के एजम्पशन लिख दिए, टारगेट कैपिटल, टारगेट डिविडेंड और इंक्रीज सेल्स, और पूरा का पूरा आंसर वैसा सही है। तो इसके लिए अब हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, वही वाला आप आंसर लिख दीजिए। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। इसमें क्या है, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। तो यहाँ पे वर्डिंग का ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल या फिर हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ, तो आपको पहले वाले आंसर लिखने। लेकिन अगर आपको ये वर्ड आ जाए फाइनेंशियली, अगर फाइनेंशियली वर्ड आ जाए फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनाना है, तो आपको ये सारी बातें लिखनी है। तो फाइनेंशियली सस्टेनेबल होने के लिए आप खुद का एग्जांपल लीजिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, अगर आपके एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो, या आप एक से ज्यादा तरीकों से इनकम जनरेट कर रहे हो, आपकी जॉब भी है प्लस आप कुछ अपना छोटा पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या कुछ अपना पैशन को आपने कन्वर्ट कर रखा है, तो उस हिसाब से आपने एक से ज्यादा जनरेट कर दी है वे फॉर जनरेटिंग इनकम। फिर दूसरा आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले प्लानिंग करेंगे रेगुलरली, किस किस की, कि भाई आपका स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होगा, आपका एक्शन प्लान क्या होगा, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहेंगे। उसी हिसाब से आपके पास एक फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होना चाहिए कि हाँ भाई आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आप गूगल पे फोन पे क्या यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका पास एक फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, आपका एक सीए होना चाहिए, आप खुद रिटर्न वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हैं वैसे होना चाहिए। फिर आता है कि आपकी इमेज कैसी है, यानी कि गुड पब्लिक इमेज होनी चाहिए फाइनेंशियली सस्टेनेबल होने के लिए। किसी के पास अच्छी गुडविल होती है, किसी की बैड गुडविल होती है, तो वो आपको मेंटेन करना होता है। और फिर आपके पास एक वैल्यू क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्लियर होने चाहिए कि हाँ क्या क्या आपके पास कितनी वैल्यूएशन आपका बराबर होना चाहिए हर चीज का। और फिर पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप खुद एबल हैं, आप इंडिपेंडेंटली सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपने किसी और को हैंडल करने देखा है कि भाई आउटसोर्स कर रखा है, तो वो केस में थोड़ी अच्छे ना ये बात रहती, क्योंकि वो डिसीजन लेगा। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप खुद से एबल हैं कि आप अपना फाइनेंशियल बजट वगैरह या फंड एलोकेशन खुद से कर सकते हैं, इतने आप कैपेबल हैं। और लास्ट फिर इसके अंदर आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है वेरियस प्रोसेसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो पूरी की पूरी प्रोसेस बतानी है जब हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। स्प्रिंग बोर्ड मतलब वो आपको एक बेस दे देता है ताकि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच सके, कि आप वेल्थ क्रिएशन कर सकें। क्या चीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी बिजनेस में कैपिटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैपिटल नहीं होगा तो बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा। तो उसीलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द स्प्रिंग बोर्ड फॉर वेल्थ क्रिएशन। और इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर चाहता है कि उसकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, और इसके लिए वो सेलेक्ट करना चाहता है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टर क्या चाहता है कि उसको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सके एट मिनिमम रिस्क। उसको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए और वो भी मिनिमम रिस्क भी चाहिए। इसीलिए जो मैनेजमेंट होती है, जो कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्टर्स के लिए ही होती है,
उसको क्या ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, उसको ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए कि वो ऑप्टिमम फाइनेंशियल पोजीशन एक बना सके, ठीक है। और उसे एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है, एक लिमिट तक ही वो दिया जा सकता है, ऐसा फ्री फ्लो नहीं होने वाला है कैपिटल का, उसके कुछ रिस्ट्रेंट्स रहेंगे। तो इसीलिए प्रॉब्लम मैनेजमेंट क्या फेस करती है कि उसे एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन ऑफ लिमिटेड फंड्स करना पड़ता है बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस। उसके पास कई सारे ऑप्शन होंगे कि वो यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकती है, दूसरी कंपनी खरीद सकती है, या क्या क्या कर सकती है पैसों के साथ, लेकिन उसे जो फंड्स हैं, क्योंकि वो एक लिमिटिंग फैक्टर है, इसीलिए उसका स्ट्रेटेजिक एलोकेशन करना उन लिमिटेड फंड्स का बिटवीन वेरियस अल्टरनेटिव वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए ऑल बिजनेसेस नीड टू हैव फॉलोइंग 3 फंडामेंटल इसेंशियल एलिमेंट्स। हर बिजनेस के अंदर, सारे के सारे बिजनेस के अंदर फंडामेंटली 3 एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स उनको फॉलो करने होते हैं। सबसे पास तो उनके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो कि क्लियर और रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर उनको पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कंट्रोल्स और सिस्टम इन प्लेस होने चाहिए। और फाइनली उनके पास अच्छी राइट टीम मैनेजमेंट टीम उनकी अच्छी होनी चाहिए, जो वो एक्चुअल में कर सके। तो क्या क्या चीजें हैं, हर बिजनेस के पास 3 फंडामेंटल इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले उनके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फिर उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, और लास्टली उनके पास एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए जो सही हो, जो सही समय पर सही डिसीजन ले सके। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो और आपको कहीं ना कहीं ये मदद कर रही हो। अगर ये कर पा रही है तो प्लीज़ आपके कमेंट्स और व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये सारी पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी प्रियंका पुरोहित साइनिंग ऑफ।